फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक देखने वाले हैं। इसके हम सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं यानी कि बहुविकल्प प्रश्न, वो ये सारे ही चैप्टर्स जो दे रखे हैं उनके हम देखेंगे। 13 पार्ट तक दे रखा है आपको, यहाँ तक देख लेंगे। इससे क्या होगा ना कि आप पहले से उसकी तैयारी कर सकते हैं और पाठ्य पुस्तक में से भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इसके उसकी तैयारी करनी है। और एनएएस का पेपर भी आ रहा है, इसके अलावा ओलंपियाड का पेपर भी है, तो उसमें भी आपको इससे फ़ायदा हो जाएगा, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। पाठ अध्याय 1, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें यहाँ पे फिल करना है। क, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। यहाँ पे आ की मात्रा और आएगी तैयारी, आ है ना, तैयारी। ग देख लेते हैं। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक हैं। अगला प्रश्न, ये आपको मिलान करने वाले प्रश्न दे रखे हैं। खरीफ फसल धान और मक्का है, सॉरी जी। इसके बाद रबी की फसल गेहूं, चना और मटर है यानी कि मोटा अनाज। रासायनिक उर्वरक हैं यूरिया, सुपर फॉस्फेट और कार्बनिक खाद है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। आप चाहें तो अगर आपको इसके प्रश्नोत्तर के संपूर्ण हल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी पाठ का अगला प्रश्न है, ये जो आपको दे रखे हैं ना बक्से, इन्हें क्रम से जमाना है। तो सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करते हैं, फिर खेत की जुताई करते हैं, खाद देते हैं, बुआई करते हैं, सिंचाई करते हैं, फिर कटाई और उसके बाद फसल को चीनी मिल में भेजना। अध्याय 2 देखेंगे। सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थानांतरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। एल्कोहल का उत्पादन यीस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। बहुविकल्प प्रश्न, सही शब्द को के आगे चिन्ह लगाना है। यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पाद में होता है। एल्कोहल। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? स्ट्रेप्टोमाइसिन मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एनफिलीज मच्छर। संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक है। घरेलू मक्खी। ये यहाँ पे कट का निशान लगाया मैंने, ये घरेलू मक्खी है। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने के प्रक्रम को किण्वन कहते हैं। अगला है मिलान करने वाले प्रश्न। जीवाणु हैजा का कारक है, हमने ऊपर भी लिखा था। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेल्प करता है। फिर लैक्टोबैसिलस ये दही का जमना के लिए उत्तरदायी होता है। आप तो याद रखिए, जहाँ पे भी लैक्टो वर्ड आएगा वो सब दूध दही से रिलेटेड होते हैं। अगला है यीस्ट, हम पढ़ चुके हैं ब्रेड का कि बेकिंग करता है। प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है और एक विषाणु कौन है? एड्स का कारक है। अध्याय 3, कोयला और पेट्रोलियम। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम के विघटन विभिन्न संघटकों को पृथक करने के प्रक्रम को परिष्करण कहलाता है। ये परिष्करण है ना, वही लिखा है मैंने यहाँ पे। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन सीएनजी होता है। अब हमें सत्य बताने हैं। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, तो ये असत्य है। पेट्रोलियम की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, ये भी असत्य है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है, बिल्कुल सही। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है, बिल्कुल सही बात है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ये असत्य है। अध्याय 4, दहन और ज्वाला। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लकड़ी और कोयला जलने से
वायु का प्रदूषण होता है। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन एलपीजी है। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अध्याय 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं अभयारण्य कहलाते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहलाती है। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। अगला दे रखा है, हमें पहेली को पूरा करना है। ऊपर से नीचे की ओर विलुप्त स्पीशीज की सूचना वाली पुस्तक रेड डाटा बुक कहलाती है। पौधे जंतुओं एवं सूक्ष्मजीव की किस्म एवं विविधताएं जैव विविधता कहलाती है। इस तरीके से आपको इसमें भरते भी जाना है। ऊपर से नीचे था तो मैंने यहाँ पे रेड डाटा पुस्तक लिख रखा है, यहाँ जैव विविधता लिखा है। अगला देखते हैं, बाएं से दाएं की ओर पृथ्वी का वह भाग जिसमें सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं 2 नंबर का है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम जैव मंडल कहलाता है। विलुप्त हुई स्पीसीज संकटापन्न कहलाती हैं और एक विशिष्ट आवास में पाए जाने वाले स्पीसीज विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाते हैं। अध्याय 6 जंतुओं में जनन। सही उत्तर देना है। आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में। एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है कायांतरण। एक युग्मन में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है 2। अगला है, सही गलत को बताना है। अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल असत्य है। प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। सत्य। मेढक के बाह्य निषेचन होता है। सत्य। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। सत्य। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है। सत्य। अगला, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। असत्य। लैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। असत्य। द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। सत्य। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। सत्य। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है। असत्य। अगला है पहेली, बाएं से दाएं की ओर। यहाँ अंडाणु उत्पादित होते हैं। ये बाएं से दाएं जाना है तो यहाँ पे आ जाएगा अंडाशय। वृक्षण में उत्पादित होता है तो शुक्राणु। हाइड्रा का अलैंगिक जनन है तो मुकुलन। अब ऊपर से नीचे की ओर, यह मादा युग्मक है अंडाणु। नर और मादा युग्मक का मिलन निषेचन कहलाता है। एक अंडा अंडप्रज जंतु मुर्गी है। अध्याय 7 किशोरावस्था की ओर। सही विकल्प चुनिए। किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहा है, क्योंकि शरीर में तीव्रता से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उनका ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। निम्न में से कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोचित है? रोटी, दाल और सब्जी। शब्द पहेली, बाएं से दाएं ओर। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है एड्रेनलिन। एस्ट्रोजन। मेढक के में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन एड्रीनलिन ही है। मेढक के में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन कायांतरण कहलाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ हार्मोन है। किशोरावस्था को कहा जाता है टीनेजर्स। ऊपर से नीचे की ओर, अंतःस्रावी ग्रंथि का दूसरा नाम
नली नलिका वाहिनी नलिका विहीन है। स्वर पैदा करने वाला अंग स्वरयंत्र कहलाता है। स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन है। अध्याय 8 बल तथा दाब। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें धकेलना पड़ता है। किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। धनुष को खींचने के लिए धनुधर एक बल लगाती है, जिसके कारण उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल पेशी बल का उदाहरण है। तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल एक प्रकार का संपर्क बल है। जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो उस पर लगने वाला बल गुरुत्व तथा वायु के घर्षक के कारण लगता है। ये घर्षण है, ड़ आएगा, घर्षण है। 10 नंबर का, जब किसी ड्रॉपर किसी के नोज़ल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुले के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। बल्ब पर ये दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण है वायुमंडलीय दाब। अध्याय 9 घर्षण। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठ के बीच गति का विरोध करता है। घर्षण पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। 4 बच्चों को लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी अवस्था नीचे दी गई है। सही व्यवस्था का चयन कीजिए। तो सबसे घटते क्रम में सबसे स्थैतिक आएगा, फिर सर्पी और फिर लोटनिक आएगा। अगला, आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। कार पर निम्न विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे गए घर्षण बल को बढ़ते क्रम पर लिखिए। सबसे पहले तौलिए पे लगेगा ज़्यादा, फिर समाचार पत्र पर, फिर संगमरमर का सूखा फर्श, फिर संगमरमर का गीला फर्श। अध्याय 10 ध्वनि। सही उत्तर चुनिए। ध्वनि संचारित हो सकती है ठोस, द्रवों तथा गैसों में। निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? छोटी लड़की की। सही गलत बताइए। ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात है। किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलन की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं, गलत बात है, गलत है। यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है, गलत। मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, ट्रू, सही। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होती है त्वरत्व उतना ही अधिक होता है, गलत है। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, गलत। ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है, सही। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित होती है। अध्याय 11 विद्युत धारा से के रासायनिक प्रभाव। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव
अम्ल, क्षार तथा लवण के विलयन होते हैं। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने के पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रभावित की जाए तो कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल में से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु के परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। 5 नंबर का, दो द्रवों ए तथा बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक समपरीक्षित का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि समपरीक्षित्र का बल्ब द्रव ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ, जबकि द्रव बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक है। अध्याय 12, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। निम्नलिखित में से किस घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? तांबे की छड़। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो छड़ धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। सही गलत बताइए। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। गलत। आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को आकर्षित करती है। ट्रू मतलब सही। तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता। गलत। भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। गलत। अब आखिरी अध्याय है अध्याय 13, प्रकाश। मैंने इस वीडियो को काफ़ी जल्दी बनाया है ताकि आप एक झलक में ही संपूर्ण हल देख सकें और उन्हें याद भी कर सकें, और अदर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके हेल्प करेगा ये वीडियो, इसलिए मैंने इसको बहुत ही क्विक बनाया है। आप चाहें, आप बताएंगे तो इसको मैं आराम से समझाते हुए भी बना सकती हूँ। अब अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति। एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से 1 मीटर की दूरी दिखाई देता है। 1 मीटर दूर दिखाई देता है, यानी कि हम कोई भी चीज़ को 1 मीटर दूर से यानी कि हम अगर किसी चीज़ पे 1 मीटर की दूरी पे दिखाई देंगे तो दर्पण पर भी ऐसा ही होता है ना। यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने बाएं कान को छुएं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आप अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ को दायां कान बाएं हाथ से छू रहे हैं। जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज विस्तृत हो जाता है। ये रात्रि पक्षियों के नेत्र में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या अधिक होती है।